ओके तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में इंडेस 38 को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसा कि आप कवर पेज पे देख पा रहे थे कि हमें आज इंडेस 38 के मिसलेनियस प्रोविजंस करने हैं, जो भी बचा कुचा पार्ट है। तो जो बचा कुचा पार्ट है वो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो क्या बचा हुआ है, दैट इज आई थिंक डी रिकॉग्निशन। एक तो कि अगर हम अपने इंटेंजिबल एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज करें तो क्या होगा। एक छोटा सा इम्पेयरमेंट का प्रोविजन बचा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक अपेंडिक्स है अलग से वेबसाइट कॉस्ट के बारे में। बहुत सारा आपने देखा होगा, आजकल तो कॉमन हो गया है, बहुत टाइम से कॉमन हो गया है कि आजकल बहुत सारे लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं अपने इंटरनल यूज के लिए या फिर सेल्स के लिए। तो वो जो वेबसाइट के ऊपर जो कॉस्ट होता है, उस वेबसाइट कॉस्ट को हमें इंटेंजिबल असेट मानते हुए क्या करना चाहिए, हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वगैरह। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं रिमेनिंग। आई थिंक नॉट मोर देन 6-7 क्वेश्चंस आर देयर। सो ऑल इन ऑल इट विल टेक अराउंड 1.5 to 2 hours टुडे। सो आज की क्लास ऑब्वियसली थोड़ी सी छोटी क्लास होगी बिकॉज आई नीड टू कवर अप द सेशन एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ओनली, ठीक है। चलिए तो अभी अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं थोड़ी सी सिस्टम सेटिंग कर दूं। ओके ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे मिसलेनियस प्रोविजंस की, ठीक है। यहां से बचा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके पहले का वाला यहाँ से बचा हुआ था और यहीं से मैंने आपको होमवर्क वाला पोर्शन दिया था। अब जितना भी पोर्शन बचा हुआ था मैंने आपको होमवर्क दिया था, या तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस बोल दिए थे कि मैं करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अभी कुछ खास चीजें बची नहीं हुई है। मुझे बहुत अच्छे से यकीन है कि जो मैंने आपको होमवर्क का पोर्शन दिया था वो आपसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आपसे बन गए होंगे। फिर भी एक एक करके डील करते हैं। क्या ये पॉइंट आपके लिए नया है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट? हम इसी स्टैंडर्ड में इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मैं पिछली क्लास में भी मैंने आपको बोला था सॉरी सॉरी, थोड़ा सी तबीयत ढीली है तो इसलिए आपको मेरी वॉइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। तो इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो इंटेंजिबल असेट हैविंग इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, जिसकी यूजफुल लाइफ डिफाइंड नहीं है, जैसे गुडविल हो गया, जैसे कई केसेस में लाइसेंस और कॉपीराइट होते हैं जो रिन्यू होते जाते हैं होते जाते हैं फोर्सेबल फ्यूचर तक, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम उनका यूजफुल लाइफ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उनका अमोर्टाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। बट उन इंटेंजिबल असेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना जरूरी है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मतलब कम से कम साल में एक बार ईयर एंड पे आपको ये चेक करना है कि उसका कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर है कि नहीं। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट मतलब मार्केट वाला वैल्यू, अगर वो कम है तो आपको अपनी एसेट को मार्केट वैल्यू मतलब रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आना पड़ेगा, और इस लॉस को बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। हमने ये पढ़ा हुआ है, तो चलो इसी को अपन समझते हैं। हालांकि फॉर डिटेल रेफर इंड एस 36। बेसिकली ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट है या इम्पेयरमेंट ऑफ असेट होता है वो इंड एस 36 में कवर होता है। क्या कह रहा है? इंटेंजिबल असेट शुड बी इम्पेयर्ड इफ द रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। मैंने आपको बोला अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, ठीक है। दूसरा, इन सच केस इंपेयरमेंट लॉस इक्वल टू, अब यहां पर इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा पहले मैं बता देता हूं। इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट।
कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। और इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन सरप्लस इफ अवेलेबल, अदरवाइज P&L। ये उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बेटा, अगर हमारे इंपेयरमेंट लॉस हुआ है जिस इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, उस इंटेंजिबल एसेट का अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है, ये मत भूलना कि इंटेंजिबल एसेट को भी रिवैल्यू कर सकते हैं, तो उसका अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है तो इंपेयरमेंट लॉस को हम वहां से सेट ऑफ करेंगे। अगर नहीं रखा तो हम डायरेक्टली P&L में ले जाएंगे। Impairment loss कितना होगा? Equal to recoverable amount minus carrying amount should be recognized in the profit and loss. However, if the revaluation surplus exists for the same intangible asset, then impairment loss shall first be transferred to revaluation surplus. For an intangible asset with indefinite useful lives, an impairment review is required at least annually. At least annually लिखा हुआ है। हमने तो बल्कि ये पढ़ा था कि at least annually तो करना ही पड़ेगा, और जब जब Ind AS 36 के अकॉर्डिंग उसके इंडिकेशंस मिलेंगे। मैंने आपको बताया था क्वार्टर 1, 2, 3, 4, क्वार्टर 4 के एंडिंग में तो हमेशा हमें करना ही है ईयर एंडिंग पे, पर मान लो क्वार्टर 2 के एंडिंग में हमें कुछ इंडिकेशंस मिले Ind AS 36 के अकॉर्डिंग, जो इंडिकेशंस प्रेस्क्राइब है कि भाई ऐसा हो जाए तो इंपेयरमेंट कर लेना, ऐसा हो जाए तो इंपेयरमेंट कर लेना। जैसे उनमें से एक इंडिकेशन है कि अगर मान लीजिए आपका इंटेंजिबल एसेट का टेक्नोलॉजी पुराना होने लगा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका टेक्नोलॉजी अचानक से इसका पुराना हो गया, अब चेक करना पड़ेगा कि एज पर द करंट जो आपका इंटेंजिबल एसेट है, करंट टेक्नोलॉजी है, उसका वैल्यू कम तो नहीं हुआ, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको इंपेयरमेंट करना चाहिए। चलिए, तो ये था आपका एक छोटा सा पॉइंट इंपेयरमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट कवर अप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सेम है, सेम एज Ind AS 16। मतलब जैसे इंडिया 16 में था, जब भी इंडिया 16 में हमने पढ़ा था कि पीपीई को अगर आप डी रिकॉग्नाइज करते हो बिकॉज यू आर सेलिंग द पीपीई, या फिर आप राइट ऑफ कर रहे हो क्योंकि अब रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है, या फिर आप किसी को डोनेट कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो कुल मिला के जब आप अपनी बुक्स में से उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो हो सकता है आपको लॉसेस हो सकता है प्रॉफिट्स हो। प्रॉफिट्स कब होंगे? अगर आप सेल कर रहे हो, सेल करने पे प्रॉफिट्स भी हो सकता है, सेल करने पे लॉस भी हो सकता है। पर अगर आप उसको सीधा सीधा राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब आप बेच नहीं रहे हो, पर आपको पता है ये तो कबाड़ है एक तरीके से कि कोई बिकेगा नहीं, इसका वैल्यू कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो आपने राइट ऑफ कर दिया और फेंक दिया, ठीक है ना, डोनेट कर दिया, किसी को गिफ्ट में दे दिया, तो आपको ऑब्वियसली लॉसेस ही होंगे। वैसे ही आपको इंटेंजिबल एसेट में भी ऐसा ही होगा। अगर आप इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हो, ठीक है ना, अगर आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गेन होगा, लॉस भी हो सकता है। पर आप सेल आउट नहीं कर रहे हो, पर आपको पता है कि अब नाउ इंटेंजिबल एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, अब आपको वो काम नहीं आने वाली इंटेंजिबल एसेट, एक्टिवली आपके बिजनेस में काम नहीं आने वाली, वो भंगार हो गया और वो कोई खरीदा के भाई नहीं, ठीक है, तो आपने उसको राइट अप कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से और लॉस बुक कर लिया। तो लॉस कहाँ जाएगा? P&L में। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? P&L में। याद रखिएगा, यहां पर कोई भी रोल रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस का नहीं है। याद रखिएगा, गेन ऑब्लिक लॉस ऑलवेज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ओनली। No role of revaluation surplus। यार ये लिखना ठीक नहीं रहेगा कि नो रोल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये लिखना ठीक रहेगा कि नो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने वो इसलिए पॉइंट काटा क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा भी है तो भी आप गेन लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं डालोगे, आप P&L में डालोगे। पर हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस का फाइनल बैलेंस आप रिटेन्ड अर्निंग में ले जाएंगे। इफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस इज अवेलेबल फॉर सेम असेट, then transfer to
रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जनरल रिजर्व्स। तो कोई भी रोल नहीं है रिवैल्यूएशन सरप्लस का। उसका कहने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में अपन गेन लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ भी आपके पास कोई भी बैलेंस रिमेनिंग है तो आप उसको जरूर रिटेन्ड अर्निंग में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इंटेंजिबल एसेट शैल बी डी-रिकॉग्नाइज्ड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट इफ इट इज डिस्पोज्ड, अगर आप बेचते हो तो, या नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूज, देन दैट इज राइट ऑफ करते हो आप उसको, राइट ऑफ, आप उसको राइट ऑफ करते हो। गेन लॉस ऑन अराइजिंग ऑन द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द P&L, P&L always. The disposal of an intangible asset may occur in a variety of ways. सेल करके, entering into finance lease, आप फाइनेंस लीज पे दे रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये भी डन। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके आईसीआई के मटेरियल से लिया है। थोड़ा सा अच्छा है पॉइंट, हालांकि कुछ कुछ रिपीट भी हो रहा है। जैसे पहला पॉइंट रिपीट हो रहा है, अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट, हमने ये बहुत जगह पढ़ा है। अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट, देखो अगर कस्टमर लिस्ट आप खुद जनरेट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि वी स्मार्ट के पास स्टूडेंट्स का डेटा है 20,000 30,000 बच्चों का, पर वो वी स्मार्ट ने खुद जनरेट किया है, उसके लिए वो इंटेंजिबल एसेट क्रिएट नहीं कर सकता। पर अगर वी स्मार्ट ने यही स्टूडेंट का डेटा किसी से परचेज किया होता, आईसीआई से परचेज कर लिया, हालांकि आईसीआई बेच नहीं सकता, नहीं बेचता कभी भी किसी को, पर मान लो हमने जुगाड़ से वो खरीद लिया, ठीक है ना, खरीद लिया वो डेटा, तो हमारे लिए वो अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट हो गया, अक्वायर्ड स्टूडेंट लिस्ट हो गया, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन इंटेंजिबल। क्योंकि पहली बात तो वो अक्वायर्ड है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाइबल है क्योंकि वो सेपरेट है। ठीक है ना, इवन वी स्मार्ट चाहे तो उसको फर्दर आगे भी बेच सकता है दूसरी कोचिंग क्लासेस को, इसका मतलब कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो पहली बात तो वो आइडेंटिफाइबल हुआ, अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट। दूसरी बात है उसका कंट्रोल उसके ऊपर हमारा ही कंट्रोल है, क्योंकि हमारी मर्जी हम उसको बेचे नहीं बेचे, कैसे यूज करें। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर हम मान लो उस पे हमने अपने एम्प्लॉइज को लगा लिया और बोला कि कॉलिंग करो और हमारी क्लासेस के बारे में बताओ, तो यार कुछ तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना भाई। 30,000 बच्चों का डेटा है, अगर उसमें से 5,000 बच्चों ने भी अगर उसका रिस्पॉन्स दिया, 5,000 छोड़ो 1,000 बच्चों ने भी रिस्पॉन्स दिया, तो 1,000 बच्चे बहुत होते हैं क्लासेस करने के लिए। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट होते हैं, इसीलिए अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑन द लिस्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आपको लगता है कि मिनिमम 1 साल तक तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उसको इंटेंजिबल एसेट बुक करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसको लिखो, अक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट is identifiable, identifiable, that is separable. Second, the product protected by the patented technology, हमारा एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है दैट इज उसका हमने पेटेंट करवा के रखा है, पेटेंट रजिस्टर्ड करवा के रखा है, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को जिस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, दैट टेक्नोलॉजी वी जस्ट वांट कि वो टेक्नोलॉजी कोई और कॉपी ना कर ले, तो हमने उस प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, ठीक है ना, आईपैड, आईफोन, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी यूज करता है, कहा जाता है कि एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एप्पल नहीं चाहता कि उनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, उनके डिजाइन को कोई कॉपी करे, तो क्या करता वो अपने फोन्स की जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो भी उनके गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी होती है, वो उसकी पेटेंट करवा लेता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, सो दैट नोबडी कैन यूज इट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सोर्स ऑफ नेट कैश फ्लो। ऑब्वियसली एप्पल की बात करें, आईफोन और आईपैड की बात करें, तो उसके डिजाइन, उसके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही बहुत सारे लोग आईफोन खरीदते हैं। हालांकि 50% लोग तो आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बस आईफोन चाहिए, है ना, बाकी 50% लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको उसका टेक्नोलॉजी पता रहता है कि भाई, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो ऐसे ही खरीद लिया कि बस चाहिए, मेरे को उसका टेक्नोलॉजी में कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को उसका बस इनकमिंग आउटगोइंग करना है, मेरे को उसका
व्हाट्सएप चलाना है और ये सब करना है, नॉर्मल यूज करना है। सो फॉर मी, मैं कोई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसकी, मेरे को तो बस उसके नाम से मतलब है, इसलिए मैंने खरीद लिया मान लो, राइट। सो द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग ये सोच के खरीदते हैं कि हाँ यार ये चीज जो है ना, ये जो आईफोन में जो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी पेटेंट करवाई गई है उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैश फ्लोज होंगे फॉर एटलीस्ट 15 ईयर, और हमें वो कैश फ्लो होंगे 15 ईयर्स तक। चलो बहुत अच्छी बात है। द एंटिटी हैज अ कमिटमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू परचेज दैट पेटेंट इन द 5 ईयर्स। अब एंटिटी ने क्या किया, एंटिटी का जो प्रोडक्ट है विच इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट टेक्नोलॉजी, एंटिटी पता है, एंटिटी जानता है कि मुझे 15 साल तक इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, बट एंटिटी ने एक थर्ड पार्टी एंटिटी, किसी और एंटिटी के साथ कमिटमेंट कर दिया कि 5 साल के बाद हम तुम्हें ये पेटेंट टेक्नोलॉजी बेच देंगे। वाह यार, इसका मतलब एप्पल ने, ऐसा हो नहीं सकता पर मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए एप्पल ने सैमसंग के साथ एक या नोकिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको 5 साल बाद बेच देंगे। वायर, आपको हम 5 साल बाद बेच देंगे, 15 साल तक हमें बेनिफिट मिल सकता है बट हम आपको 5 साल के बाद बेच देंगे। तो मुझे बताओ एप्पल इस टेक्नोलॉजी को कितने साल तक यूज कर रहा है? एक्सपेक्टेड है कि वो सिर्फ 5 साल तक यूज कर रहा है, ठीक है ना। और मैं उसको 5 साल बाद बेच दूंगा, तो कितने में बेचूंगा? क्या कोई एग्रीमेंट पहले से डिसाइडेड है क्या? अगर है तो वो बन जाएगा एप्पल के लिए रेसिडुअल वैल्यू। तो एप्पल बोलेगा कि देखो ये टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाने के लिए हमने 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया था, उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट 70 crores by selling this technology after 5 years. So हम बोलेंगे कि 70 crores is the expected residual value after 5 years. So for us, the depreciable amount, that is the amount at which we are going to amortize the value is only 30 crore, और हम सिर्फ 5 साल के लिए यूज करेंगे, तो 30 करोड़ को मैं 5 years में amortize करूंगा। आई मेरी बात समझ में? 5 years में क्यों? क्योंकि obviously the legal life is 15 years, but the usage life, the useful life is just 5 years. मैंने ये चीज आपको प्रीवियस सेशन में, मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं बताया था कि हो सकता है किसी इंटेंजिबल एसेट की लीगल लाइफ ज्यादा हो, बट आपको यूसेज लाइफ के अकॉर्डिंग उसका अमोर्टाइजेशन करना है। तो इन 5 years फॉर 60% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द पेटेंट एट दैट डेट, ये कह रहा है कि हम 5 साल बाद बेच देंगे, 5 साल बाद जो भी पेटेंट की फेयर वैल्यू होगी उसका 60% पर हम आपको बेच देंगे। It was acquired and the entity intends to sell the patent in 5 years. बहुत अच्छी बात है। तो बताइए ऐसे केस में आगे बिना पढ़े सोचिए कि क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली इस कंपनी को जिसने पेटेंट करवा के रखा है वो कंपनी 5 years में ही अमोर्टाइजेशन करेगी, और ऐसे केस में वो रेसिडुअल वैल्यू अज्यूम करेगी 60% ऑफ द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वो एस्टिमेट कर लेगी। सॉरी। The patent would be amortized over the 5-year useful life of the entity with a residual value equal to present value of 60% of the patent's fair value at the date it was acquired. Sorry, at the date it was acquired, मतलब जिस दिन फेयर वैल्यू, जिस दिन अक्वायर किया गया पेटेंट उस दिन का फेयर वैल्यू, सॉरी, तो वो तो आराम से मालूम पड़ जाएगा। और अगर मान लो फेयर वैल्यू फ्यूचर का बोल रहे हैं तो हम अपन उसको एस्टिमेट कर लेंगे, रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट हो सकती है। It may be noted that the estimated useful life has to be considered with reference to the entity only through the total life of the patent is much higher, that is 15 years. मतलब हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि हम यूसेज लाइफ देखेंगे, अगर उसकी लीगल लाइफ ज्यादा है तो भी हम यूसेज लाइफ देखेंगे। वही पॉइंट थर्ड में बोल रहा है, इंटेंजिबल एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ इंस्टेड ऑफ लीगल लाइफ इफ लीगल लाइफ इज डिफरेंट। अगर लीगल लाइफ ज्यादा है तो आपको सिर्फ यूसेज लाइफ तक ही अमोर्टाइज करना है। सर अगर लीगल लाइफ कम है और आपको लगता है यूसेज लाइफ ज्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इम्प्रैक्टिकल है ना, कि मतलब लीगल लाइफ अगर 10 साल है और मैं बोल रहा हूँ नहीं यूसेज मेरा 12 साल है, तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 साल के बाद ये 2 साल और रिन्यू हो जाएगा, मतलब इन दैट केस लीगल लाइफ भी अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, तो कोई बात नहीं आप 12 साल ले लो। पर लीगल लाइफ 10 साल है, यूसेज लाइफ 12 साल, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस रिन्यू वाला ऑप्शन ना हो, तो इसीलिए ऐसा जनरली होता नहीं है। रिन्यू के केस में तो आप फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी हो गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेबसाइट कॉस्ट, वेबसाइट कॉस्ट, वेबसाइट कॉस्ट, मुझे 2 मिनट दीजिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए प्लीज।
वेबसाइट कॉस्ट का क्या होगा, अब मैं आपको 2 मिनट बता देता हूं। देखिए, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो भी हार्डवेयर अगर कुछ लगा रहे हो, कोई इक्विपमेंट, हार्डवेयर, कोई टेंजिबल आइटम लगा रहे हो, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो, ये सब वेबसाइट की कॉस्ट में नहीं आएगा। ये सब आपका सेपरेटली अकाउंट फॉर हो सकता है। लाइक इंडिया 16 में अगर आपने कोई अच्छा खासा कोई हार्डवेयर वगैरह लिया है, तो होता है बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए आप हो सकता है शायद कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह परचेस करो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स वगैरह परचेस करो, पर आप उसको इंडिया 16 में डालोगे हार्डवेयर अगर है तो। इंटरनेट कनेक्शन ले रहे तो वो तो सीधी सीधी बात है, इंटरनेट कनेक्शन तो आपका रिकरिंग कॉस्ट हो गया, वो पेंडल में जाएगा। तो पहली बात तो ये कि वेबसाइट की कॉस्ट में आपको हार्डवेयर का कॉस्ट नहीं ऐड करना है। दूसरी बात, वेबसाइट कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो इट इज एज गुड एज बेसिकली द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। वेबसाइट कॉस्ट, वेबसाइट बनाना इज एज गुड एज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। देयर माइट बी सम सिचुएशन जहां पर इनिशियली आप रिसर्च कर रहे हो मैक्सिमम कि मुझे वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर रखना चाहिए, मुझे उसका डिजाइन कैसा रखना चाहिए, आप पहले उसके ऊपर कुछ ऐसे रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहे हो सो दैट एक प्रॉपर पहले फॉर्मेटिंग तय हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो वेबसाइट कॉस्ट में 2 हिस्से हो सकते हैं, एक रिसर्च एक्सपेंडिचर और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो रिसर्च एक्सपेंडिचर अगेन P&L में जाएगा और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या है। आइए, दिस अपेंडिक्स डज नॉट अप्लाई, ये है आपका पॉइंट नंबर 1 टू द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग हार्डवेयर। सीधी बात है, हार्डवेयर अगर आप परचेज कर रहे हो फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट, तो आप हार्डवेयर को वेबसाइट कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, ठीक है ना। सच एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड फॉर अंडर इंडिया 2016। दूसरा, दिस अपेंडिक्स डज नॉट अप्लाई टू द एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंटिटी। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज रहती हैं, छोटी कंपनीज होती है, मिड साइज होती है और बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं जो आपको वेबसाइट बना के देती हैं, अपने कस्टमर्स के लिए बनाती हैं। तो अगर ऐसी कंपनीज जो वेबसाइट बना रही हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वो तो आपका हो गया इंडेस 2 में कवर हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर सेल टू अनदर एंटिटीज, तो वो भी कवर अप नहीं होगा वेबसाइट। ऐसे केस में तो जितना भी वेबसाइट कॉस्ट होगा वो पूरा का पूरा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री माना जाएगा। An entity may incur internal expenditure on the development and operation of its own website for internal or external access. अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो वेबसाइट बनाती हैं फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सेस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे को अभी याद आ रहा है। याद क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी उसको यूज किया, जस्ट अभी कल परसों मैंने उसको यूज किया। अर्बन क्लैप करके आपने नाम सुना होगा, अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी। अर्बन क्लैप ने अपना नाम चेंज कर दिया है अर्बन कंपनी। मैंने फर्स्ट टाइम उस वेबसाइट को, वेबसाइट मतलब एप्लीकेशन, यहाँ पर अच्छा वेबसाइट में एप्स वगैरह भी आ गई, तो मैंने फर्स्ट टाइम अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप की ऐप को इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया अपने फोन पे और इंस्टॉल किया। क्यों? क्योंकि मुझे हेयर कट और मुझे ट्रिमिंग करवानी थी। तो मैंने सोचा यार अभी ना फर्स्ट देख लेते हैं एक बार कि कैसा क्या है, देखते हैं, अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो फिर अपन मैं इसको घर पे ही बुलाऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार मैं बार-बार को घर पे ही बुलाना चाह रहा हूँ इस बार फर्स्ट टाइम, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसी क्या है, देखते हैं। तो मैंने ऐप इंस्टॉल किया, उस पर मैंने बहुत सारे अलग अलग कस्टमाइजेशंस होते हैं कि आपको क्या करवाना है। मैंने बुक किया कि मुझे हेयर कट करवाना है और मुझे थोड़ा सा स्ट्रिमिंग करवाना है, ठीक है। डेट तय हुई कि किस दिन पे बुलवाना चाहता हूँ, टाइम तय हुआ कि किस टाइम पे बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। बहुत अलग अलग सिचुएशन, उसमें अलग अलग फीचर्स डले हुए हैं, ठीक है भाई। अब जो बंदा मेरे पास आया, अच्छा मेरे को हेयर कट और ट्रिमिंग करवाने के साथ साथ ये भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं उससे पूछूं कि भाई थोड़ा सा मुझे ये अर्बन क्लैप कंपनी के बारे में तू थोड़ा सा बता। मेरी आदत है कि थोड़ा सा मैं एक ना हर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उससे ऐसे ही जस्ट पूछा कि ये आप कैसे, आपको मालूम पड़ता है कि हमारा ऑर्डर आपको मिला, आप कैसे मैनेज होता है? तो उसने बोला कि जो ऐप आपके पास है वो है कस्टमर ऐप, बेसिकली जो आप इंस्टॉल करते हो अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी, यूसी, ठीक है ना। उसने बोला एक और ऐप है अर्बन क्लैप की, वो है यूसी पार्टनर, अर्बन क्लैप पार्टनर। वो कस्टमर्स के लिए नहीं होती है, वो इंटरनल यूज के लिए है, जहां पर
जो ऐप वो यूसी पार्टनर जो होती है वो हमारे पास इंस्टॉल रहती है, और हमें मालूम पड़ जाता है कि आपने मतलब इस एरिया में, हमारे एरिया डिफाइंड है, उसने मुझे बोला बार बार ने कि मेरे एरिया डिफाइंड है, मैंने एरिया उसमें डाल के रखे हैं कि मेरे को इस एरिया, इन 5 एरिया के कस्टमर्स चाहिए, बाकी 6-7वें एरिया का मुझे कस्टमर नहीं चाहिए। तो अगर इन 5 एरिया में से अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर बुक किया है, ठीक है ना, तो मैं तो अकेला हूं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे बार्बर हैं जो कि अर्बन क्लैब पे रजिस्टर्ड है, तो हम सबके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया से जय चावला ने ऑर्डर किया है, तो जो भी उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बेसिस पे जो भी उसको सिलेक्ट कर ले। तो मैंने आपके ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आपका जो घर है और मेरा जो घर है वो आसपास ही था, तो मैंने बोला ठीक है रास्ते से होता हुआ जाऊंगा, तो मैंने आपको आपका वाला सिलेक्ट कर दिया और मुझे टाइम भी आपका ठीक लगा। तो ये होता है कि बेसिकली हमारा एक अदर ऐप है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जिनकी वेबसाइट्स, जिनकी एप्स, एप्लीकेशंस एक तो इंटरनल यूज के लिए होती है और एक एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। एक्सटर्नल यूज मतलब कस्टमर्स, डायरेक्टली उनका इंटरेक्शन कस्टमर्स, हम वो चाहते हैं कि कस्टमर उस वेबसाइट को एक्सेस करे, उस ऐप को एक्सेस करे, ताकि उनका डायरेक्टली मतलब वो रेवेन्यू बेस्ड होता है। पर एक इंटरनल ऐप या इंटरनल वेबसाइट जो होता है वो इंटरनल वर्किंग को प्रॉपरली इजी तरीके से कंडक्ट करने के लिए वो वेबसाइट या वो ऐप डेवलप की जाती है। तो वेबसाइट या ऐप इंटरनल यूज के लिए भी हो सकती है, एक्सटर्नल के लिए भी, और एक इंटरनल एक एक्सटर्नल ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें समझना पड़ेगा फॉर वेबसाइट कॉस्ट। एंटिटीज ओन वेबसाइट दैट अराइज फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इज फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस is an internally generated intangible asset that is subject to requirements of India 38। ये कह रहा है कि जो वेबसाइट कॉस्ट है दैट इज फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट मानी जा सकती है। द नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। अब जब आप वेबसाइट बनाते हो तो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, मेंटेनिंग द वेबसाइट, वेब सर्वर परचेज करना, वेबसाइट का यूआरएल रजिस्टर्ड करवाना, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह करवाना, ग्राफिक्स पे काम करवाना। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। तो वो बोल रहा है कि आप हर अलग अलग एक्टिविटी पे एक्सपेंडिचर करते हो, हमें हर उस एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना है कि वो एक्सपेंडिचर रिसर्च फेज से रिलेटेड है कि डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड है, कि डेवलपमेंट फेज हो जाने के बाद वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर फेज से रिलेटेड है। क्योंकि अगर रिसर्च फेज से रिलेटेड है तो वो P&L में जाएगा, डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड है तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, और डेवलपमेंट फेज के बाद वो रिकरिंग नेचर का है। जैसे वेबसाइट पे आपकी एक बार वेबसाइट बन गई तो अब उसके ऊपर आप प्रमोशनल एक्टिविटीज करते रहते हो। आपने एक ग्राफिक डिजाइनर अपॉइंट करके रखा है, आप उसको बोलते हो भाई तू चेंज करते रहा कर उसमें। अब जैसे आप देख लो Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी वेबसाइट जो रेगुलर लेवल पे आप कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट लाते हैं, ऑफर्स लाते हैं, जो उनका पूरा बिजनेस ही उस वेबसाइट से दिख रहा है। तो जो भी वो चेंजेस करते हैं रिकरिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वो उनके रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं और वो भी आपके P&L में जाते हैं। तो जो मैं डिजाइनर को पेमेंट करता रहूंगा, ग्राफिक्स वाले को पेमेंट करता रहूंगा, एक बार वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद छोटे मोटे प्रमोशनल एक्टिविटीज वाले, तो वो भी मेरे P&L में जाएंगे। तो अपने को ये देखना है कि नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा है, नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। सो बेसिकली एक्सपेंडिचर को मुझे कैपिटलाइज करना है, रेवेन्यू बनना है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। नाउ द फर्स्ट इज प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज इज लाइक एज गुड एज अ रिसर्च स्टेज। It is in similar in nature of research expenditure in this stage shall be recognized as an expense when incurred। अगर आप प्लानिंग स्टेज पर हो, आपने किसी को हायर किया है, आप प्लानिंग स्टेज पर हो और 3 महीने तो आपको प्लानिंग करने में लग गए, और 3 महीने की जो भी आपने उनको सैलरी वगैरह पे किया, आपने उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया, दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू P&L बिकॉज इट इज एज गुड एज अ रिसर्च फेज। प्लानिंग फेज के बाद मेन आपका फेज स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज, द ग्राफिकल स्टेज एंड द कंटेंट डेवलपमेंट स्टेज। ये आपका मेन होता है कि ठीक है आपकी प्लानिंग हो गई, नाउ यू आर एक्चुअली डेवलपिंग द वेबसाइट, जिसके लिए आप यूआरएल रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, आपका नाम तय हो गया तो आप उसका यूआरएल रजिस्टर कर रहे हो, आप उसके अंदर कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, जो भी उसकी कोडिंग वोडिंग हो रही है, आपने उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह रखे, जितना भी ये सब है, ये सब डेवलपमेंट में आ रहा है, ठीक है ना।
तो वो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपका हमेशा कैपिटलाइज किया जाएगा, इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा। टू द एक्सटेंट दैट कंटेंट इज डेवलप्ड फॉर द पर्पस अदर देन टू एडवर्टाइज। अगर आपका कंटेंट एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन वाला है तो फिर वो कंटेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो P&L में जाएगा। पर अगर आपका कंटेंट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन वाला नहीं है, आपका वो उस वेबसाइट का परमानेंट कंटेंट है, ठीक है ना, तो वो आपका हमेशा कैपिटलाइज माना जाएगा, shall be included as an intangible asset. Third, expenditure incurred in content development stage to the extent that content is developed to advertise and promote the entity's own products and services. देखो मैं आपको अगर बोलूं कि थोड़ा सा इमेजिन करो अमेजोन में कि जब आप ऐप ओपन करते हो या वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो परमानेंटली हमेशा उसका फॉर्मेट वैसा ही दिखता रहता है, पर जो डेली बेसिस पे उसके पेजेस में जो ऑफर्स दिखते हैं वो भी तो कंटेंट है, और जो परमानेंट उसका जो फॉर्मेट दिखता है कि यार कहाँ जाना है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जाना है तो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जाके आप अपना ऑर्डर का ट्रैक कर सकते हो, आपके कार्ट में जाना है तो कार्ट में आप देखोगे जाके कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स कार्ट में डाल के रखे थे, आप रिव्यूज देख सकते हो, आप कितनी स्टार रेटिंग है आप वो देख सकते हो, आपने माई विश लिस्ट में ये उसके परमानेंट कॉन्टेंट है, ये उसके कोई प्रमोशनल कॉन्टेंट नहीं है। तो ये परमानेंट कंटेंट डेवलप करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो डेफिनेटली इंटेंजिबल एसेट। पर जो रेगुलर लेवल पे उसके पेजेस पे अलग अलग ऑफर्स आ रहे हैं वो तो हम हर रोज चेंज कर रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, उसके लिए जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली इन रिलेशन टू, दैट इज आल्सो कंटेंट डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग प्रमोशन वगैरह, तो वो आपका P&L में जाएगा। द लास्ट ऑपरेटिंग स्टेज। ऑपरेटिंग स्टेज मतलब एक बार आपका वेबसाइट कंप्लीट हो गया उसके बाद आप वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हो, रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह पे कर रहे हो, हर साल का सर्वर का कॉस्ट बियर कर रहे हो, जो भी आएगा वो आपका P&L में जाएगा। Begin once development of website is complete. Expenditure incurred at this stage shall be recognized as an expense when it is incurred, unless it meets the recognition criteria of Ind AS 38. तो बेसिकली ऑपरेटिंग स्टेज में जो भी खर्चे होते हैं वो भी P&L में जाते हैं। हाँ, बाद में अगर आपने वेबसाइट में फिर से कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं तो वो तो हमने पढ़ा था कि आपको इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। वेबसाइट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी मेजर्ड आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ईदर बाय अप्लाइंग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सेम। यूजफुल लाइफ, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेबसाइट्स यूजफुल लाइफ शैल बी शॉर्ट। जितना हो सके, देखो यहां रिकमेंडेड है, इट इज रिकमेंडेशन, इट इज रिकमेंडेशन मींस यहां रिकमेंड किया गया है कि वेबसाइट की लाइफ को आप जितना कम मानो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि 50 साल मान लिया, नहीं हो सकता, नया नया चेंज होता रहता है, तो आप उसको 5 साल मान लो, 8 साल मानो, 10 साल मानो, बस शैल बी शॉर्ट। ये नहीं बोला कि 10 साल से कम मानो, बट शॉर्ट, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया, कंटेंट पूरा कवर अप हो गया। अब बचे सिर्फ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो बचे उसमें मैंने आपको पहले होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपसे ये हो गया होगा, मैं आपके साथ डिस्कस ये नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे रिवैल्यूएशन के ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड का। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। 2 मिनट दीजिए, आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस बचे। चलो बेटा, जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज पूरे खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ पेटेंट राइट, परचेज किया है पेटेंट राइट, पेटेंट परचेज किया किसी से। पेटेंट राइट मतलब मींस टेक्नोलॉजी किसी और की होगी, किसी और ने उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, हमने उनसे परचेज किया है ताकि हम यूज कर सके, हम उनको रॉयल्टी देंगे। On 1st April 2011 for rupees 3 lakh which has a legal life of 15 years, ठीक है। Due to the competitive nature of the product, the management estimates a useful life of only 5 years. Although patent registration is for 15 years, but basically हमें पता है कि वो टेक्नोलॉजी 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, तो हमने 5 years मान लिया। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 60,000 का फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन आया, माइनस 3 लाख, बचा 2,40,000 का रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट पेटेंट राइट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। स्ट्रेट लाइन
amortization is determined by the management to the best method. ठीक है, अब यहां से as at April 1st 2012 मतलब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में management is uncertain that the process can actually be made economically feasible, decides to write down the patent to an estimated market value of 150 and decides to amortize over the 2 years. ध्यान से समझिए, फर्स्ट ईयर 3 लाख कॉस्ट, 60,000 amortization, 250 carrying amount, 31st March 2012. Second year opening carrying amount 240, market value 150. क्या करेंगे, 90,000 का राइट ऑफ. सर क्या मानेंगे इसको, या तो आप इसको मानो रीवैल्यूएशन लॉस, या तो आप इसको मानो इंपेयरमेंट लॉस. इट इज वन इन द सेम थिंग, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस हो चाहे इम्पेयरमेंट लॉस हो, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, P&L में जाता है. तो ये जाएगा P&L में. रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 150. ठीक है ना. यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड 2 years. ठीक है, 2 years. amortization 75. carrying amount as on 31st March 13 75. ठीक है, क्लियर बेटा. एक और पॉइंट, 1st April 2013 having perfected the related production process, the asset is now appraised at a value of 3 lakh. ओहो, वो वापस से बढ़ा रहा है. बढ़ा क्यों रहा है, वो बोल रहा है अब मार्केट वापस से चेंज हो गया. ठीक है. Furthermore, मतलब ओपनिंग में, the estimated useful life is now believed to be 4 more years. ठीक है. थर्ड ईयर ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 75, 1st April 2003. revalued at 3 lakh, 225 revaluation gain. कहां जाएगा, up to earlier 90,000 loss P&L. देखो आपका पुराना 90,000 क्या आया था, P&L पे था. ठीक है. बैलेंस्ड 125 रीवैल्यूएशन सरप्लस. एंट्री क्या होगी, इंटेंजिबल असेट डेबिट 225 टू P&L 90 टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 135. ठीक है. रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 1413 225. रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ 4 years. $56 250 amortization, carrying amount
एज ऑन 31st March 4. सॉरी, ये 3 लाख हो गया. $225. और आगे क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 3. 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है बेटा. मैं आपको यहां पर क्यों बोल रहा था कि रिवैल्यूएशन लॉस मानो या इंपेयरमेंट लॉस मानो, क्योंकि यहां पर आईसीआई के आंसर में इन्होंने इंपेयरमेंट माना है, पर ये जरूरी नहीं. अब आप मुझसे डाउट पूछोगे कि सर हमें कैसे पता कि हमें इंपेयरमेंट लॉस मानना है कि रिवैल्यूएशन लॉस. आप ऑब्लिक करके भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इंड AS 36 तो पढ़ाया नहीं है. इंपेयरमेंट तो तब होता है जब इंड AS 36 की कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए, कुछ इंडिकेटर्स आए. मैंने वो आपको पढ़ाया नहीं है. और यहां पर क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इज अनसर्टेन दैट द प्रोसेस कैन एक्चुअली बी इकोनॉमिकली फीजिबल. ये दोनों केसेस में हो सकता है. रिवैल्यूएशन लॉस में हो सकता है, इंपेयरमेंट लॉस में हो सकता है. ठीक है. प्राइमा फेसी बल्कि आपका दिमाग चलेगा कि रिवैल्यूएशन लॉस ही है. चलो, मेरा मानना है ये क्वेश्चन हो गया डन. क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, देखते हैं आपसे बना कि नहीं. X Pharmaceutical Limited seeks your opinion in respect of following accounting transactions. Acquired a 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of 1 crore at the start of the year. Production commenced immediately. ठीक है. एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्स फार्मास्यूटिकल. एक्स की बुक्स में ये सारे ट्रांजेक्शन को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? आई थिंक जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ये हमारा इंटेंजिबल असेट है 1 करोड़ का, और हम इसको अमोर्टाइज करेंगे 4 साल में. सेकेंड, ऑल्सो परचेज अनदर कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन. कंपनी एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 3 crore बेस्ड ऑन द सेल्स रेवेन्यू. द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज 15 years एस्टिमेटेड. ये भी इंटेंजिबल. सर आपने तो बोला कि ब्रांड जो है वो अपन रिकॉर्ड नहीं करते. बेटा मैंने बोला था सेल्फ जनरेटेड ब्रांड रिकॉर्ड नहीं करते. अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते पर परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड करते, वैसे ही हमने ब्रांड खरीदा है. ठीक है ना. स्पेंड ₹1 crore ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. साफ साफ लिखा आ रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months. बेटा P&L. It has commenced developing a new drug A. Project cost would be 10 crore. Clinical trial proved successful. Such drug is expected to generate revenue over 5 years. Developing लिखा है, मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है. Cost incurred accumulated till 31st March 2011 is 5 crore. Balance cost incurred in 11-12 5 crore. तो कुल मिला के इंटेंजिबल असेट 10 crore. It has also commenced developing another drug B. It has incurred 50 lakh towards research expenditure. The technological feasibility has not been established. P&L. That's it. So दो P&L में जाएंगे. फर्स्ट सेकंड फोर्थ इंटेंजिबल माना जाएगा. देखते हैं. इंटेंजिबल असेट expensed off, capitalized, intangible asset, expensed off. ठीक है. सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं. आई थिंक आपसे बन गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3. 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है. 10 हो चुका है ना. हाँ, 11 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए. X Limited acquired Y Limited on 30th April 2011. X Limited ने Y Limited को acquire किया 30th April 2011 में. The purchase consideration is 50 lakhs. The value of tangible asset is 45 lakh. The company estimates the fair value of in process research project 10 lakh.
टेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू 45 लाख। इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको मैंने बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर वैसे जनरल रूल क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है हम वो कंपनी P&L में डालती है। पर अगर कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर रही है इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उस इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है। तो 10 लाख को कैपिटलाइज करेंगे। नो अदर इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ट्रांजैक्शन, फर्दर कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन रिलेशन टू दैट रिसर्च प्रोजेक्ट। अब जो हमने जो इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट खरीद लिया 10 लाख रुपए का, उस पर हम फर्दर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फर्दर एक्सपेंडिचर में हमने 5 लाख रुपीस रिसर्च एक्सपेंस किया, ये हम P&L में डालेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट खरीदा उसको कैपिटलाइज, पर अगर खुद का एक्सपेंडिचर किया रिसर्च में वो P&L। 2 लाख टू एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी, ये भी P&L, क्योंकि वंस द टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी इज एस्टेब्लिश उसके बाद का जो खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है। 7 लाख फॉर द फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी इज एस्टेब्लिश, मतलब कैपिटलाइज। At what amount the intangible asset should be measured under Ind AS 38? कायदे से यहां पर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भाई देखो पीसी कितना है 50 lakhs, जो नहीं बोल रहा है निकालने को, कुछ रिक्वायर्ड नहीं भी है तो भी मैं आपको बोलूंगा, माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स में 45 प्लस 10 55 lakhs, सो बेसिकली 50 माइनस 55 5 lakhs का कैपिटल रिजर्व, 5 lakh का कैपिटल रिजर्व। This is not asked in the question. Now, intangible asset in process research. Acquired at 10 lakh plus 7 lakh development cost incurred, तो कुल मिला के 17 लाख इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में 17 लाख दिखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ये जो वर्किंग है ये वर्किंग उन्होंने पूछी नहीं है पर हमने कर ली, क्योंकि हो सकता था शायद यहां से भी गुडविल निकल जाती, तो हम बताते कि भाई एक्स लिमिटेड की बुक्स में इन प्रोसेस रिसर्च भी दिखेगा और गुडविल भी दिखेगी, पर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्योंकि नेट एसेट ज्यादा है। अमाउंट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर्ड, आप क्या बोल के आएंगे, रिसर्च एक्सपेंडिचर P&L और एस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी वो भी P&L, क्योंकि वंस द फीजिबिलिटी इज एस्टेब्लिश उसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज। 11 डन, 12 डन, 13 डन, 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अगर उसको नोट करना चाहते हो 2 मिनट ये नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं।
चलो आगे बढ़े। 11 के बाद 14। An entity is developing a new production process। जैसे ही लिखा हो डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब R&D की बात चल रही है। During 11-12, expenditure incurred was 1000, of which 900 was incurred before 1st March and 100 was incurred between 1st March and 31st March. Entity is able to demonstrate that on 1st March, production process met the criteria for recognition as an intangible asset। मतलब पूरे साल भर में 1000 का एक्सपेंडिचर किया, but out of 1000 expenditure 900 was incurred till 1st March। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 1st मार्च को टेक्निकल फीजिबिलिटी और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो होगा, एबिलिटी टू सेल और एबिलिटी टू यूज और सेल, इंटेंशन, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हुए। तो 1st मार्च को अगर क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो 100 रुपीज को कैपिटलाइज करेंगे और 900 को चार्ज करेंगे पीएनएल में। 900 जो जाएगा वो पीएनएल में जाएगा, 100 रुपीज कैपिटलाइज हो जाएगा। Recoverable amount of the know-how embodied in the process, including future cash outflows to complete the process before it is available for use, is estimated to be 500। Recoverable amount ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर recoverable amount कम होता तो मैं recoverable amount अगर यहाँ पर 80 का होता तो मैं 20 रुपीज को भी राइट ऑफ करता। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कहीं करवाया था, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है, शायद इस टाइप का इलस्ट्रेशन था, बताता हूं, मेरे को मिल जाएगा। 9th था या आई थिंक 9th था, 9th नंबर इलस्ट्रेशन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 9th नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9th की तरह था, बल्कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 ज्यादा बड़ा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9th की तरह है। ठीक है ना। आगे कह रहा है ड्यूरिंग 2002-3। अच्छा ये क्या है? The expenditure incurred rupees 2000 at the end of 2003. The recoverable amount of know-how embodied in the process, including future cash flows, estimated at 1900। क्या यार, सिंपल सा है। ड्यूरिंग 2-3 opening development cost of intangible asset 100 plus incurred capitalized कितना 2000, 2100 is carrying amount of intangible asset। what is the recoverable amount? $1900, so 300 write off to P&L। अमोटाइजेशन की बातें बताई नहीं गई हैं क्योंकि इसमें यूजफुल लाइफ नहीं बताया गया, सब्जेक्ट टू अमोटाइजेशन, बाकी तो आगे होगा ही सही। ठीक है, तो अमोटाइजेशन तो होगा ही सही, वो हम मान के चल रहे हैं। सॉरी 300 नहीं 200, सॉरी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आप चाहो तो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। एग्जाम, इसको एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। थोड़ा सा ना इसमें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे इसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट के आंसर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं, बट एक अजम्पशन अपने को डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पॉइंट पर अजम्पशन डालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
ओके, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक्स लिमिटेड इज इंगेज इन डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही R&D। The expenditure incurred by X Limited in the pursuance of its development of software is given below। अब एक assumption क्या है, ये जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ये सीक्वेंस में हो रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने ये assumption लिया है, assuming that all the expenditures given are incurred in the same sequence given in क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में हम मान के चलेंगे कि एक्सपेंडिचर हुआ है। पेड ₹2 लाख टुवर्ड्स सैलरी ऑफ प्रोग्राम डिजाइनर। पहली बार में पढ़ के ये लगता है कि हाँ इसको कैपिटलाइज करेंगे, भाई प्रोग्राम डिजाइनर है, भाई प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा है, ये तो खर्चा डायरेक्ट डेवलपमेंट का होना चाहिए। इनकर्ड ₹5 लाख, मैंने अभी ये बताया नहीं कि ये करना क्या है, मैं अभी इस पे चुप हूं, पता नहीं। इनकर्ड ₹5 लाख टुवर्ड्स अदर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट डिजाइन। प्रोजेक्ट डिजाइन के दूसरे खर्चे भी हुए 5 लाख के, लगता तो है कि कैपिटलाइज होना चाहिए पर मैं चुप हूं। इनकर्ड 2 लाख टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कोडिंग एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल फीजिबिलिटी। ये कह रहा है कि कोडिंग में खर्चा हुआ, ये भी देख के लगता है कि यार डेवलपमेंट कॉस्ट है, कोडिंग का खर्चा है, भाई हमने थोड़ी देर पहले देखा था भी था कि वेबसाइट में भी कोडिंग वगैरह लगती है। और लिखा है एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल फीजिबिलिटी, पर मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद अच्छा ये सेम सीक्वेंस में किया गया, पेड ₹7 लाख फॉर द अदर डायरेक्ट कॉस्ट आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी। बस यही पॉइंट पर आके समझ में आता है कि मुझे अब अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी, क्यों ऐसा? क्योंकि ये कह रहा है अब जब टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है उसके बाद हमने 7 लाख रुपीस का और खर्चा किया डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये तो यस कैपिटलाइज होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे P&L में जाएंगे। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि वंस द टेक्निकल फीजिबिलिटी इज एस्टेब्लिश, उसके जो पहले के खर्चे होते हैं वो पूरे P&L में जाते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि अज्यूम करके चलो कि ये टेक्निकल फीजिबिलिटी से पहले के एक्सपेंडिचर है जब टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। जब तक टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, मतलब जब तक डेवलपमेंट के वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ऑल्दो वो डेवलपमेंट के 6 कंडीशंस थे, पर यहां पर मैंने आपको वो डेवलपमेंट की 6 कंडीशन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि ऐसा क्वेश्चन में आएगा जहां पर वो सिर्फ एक आध कंडीशन ही बोलेगा कि बस एस्टेब्लिश हो गई टेक्निकल फीजिबिलिटी, तो आप मान लो ना कि हाँ वो कंडीशन सब फुलफिल हो गई है, अब से लेकर एक्सपेंडिचर को बुक करेंगे। यहां पर मैं जानता हूं बेटा कि आप पूरी तरीके से हो सकता है सेटिस्फाई ना हो, पर इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट का आंसर ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ बताऊं, रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में, टू बी वेरी फ्रैंक, रियल लाइफ में जरूरी नहीं कि हम इन तीनों एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज ना करें, मतलब P&L में ले जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कैपिटलाइज कर भी सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना यार, मतलब यहां मैं कैसे अज्यूम कर लूं कि ये सीक्वेंस में हुए, ठीक है ना, फिर भी ठीक है। इनकर्ड ₹2 लाख टुवर्ड्स अदर टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट हुआ है, टेक्निकल फीजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गया है, तो कैपिटलाइज। क्योंकि अगर मैं इसको सीक्वेंस में नहीं मानूं तो ये तीनों जो P&L के खर्चे दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कि यार एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 तो दिख रहे हैं कि वो कैपिटलाइज होंगे। हाँ, फॉर एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फीजिबिलिटी जो थर्ड वाला है वो भले P&L में जाएगा। फोकस ग्रुप ऑफ अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाज इनवाइटेड टू अ कॉन्फ्रेंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सॉफ्टवेयर, कॉस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एग्रीगेटेड 70। ये तो P&L में जाएगा क्योंकि तो प्रमोशन है, ये तो प्रमोशन का खर्चा है। On March 15-11, the development phase was completed and a cash flow budget was prepared. Net profit for the year was estimated to be equal to 40. How should X Limited account for the above mentioned cost? आपको बता दिया, एक बार आप आंसर इसका जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको क्यों लगवा रहा हूं मैं एग्जाम के लिए टिक? 1-2 बार ये MTP और RTP में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
कोई क्वेश्चन अगर एमटीपी में आ जाए, आरटीपी में आ जाए, तो उसके चांसेस एग्जाम में आने के थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट डेफिनेटली उसको कंसीडर कर रहा है आरटीपी में। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर। अब इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई हम जो रिवीजन टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें हमने ये क्वेश्चन दिया तो ये रिवाइज कर ले भाई। एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर इज इट इज एज गुड एज टू एग्जामिनेशन पेपर। तो इंस्टीट्यूट चाहता है भाई तो ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, करके जा। तो ये क्वेश्चन एमटीपी में आ चुका है एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड हैज स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर से वही डेवलपिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 11-12। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल September 30-11 was 1 crore. The expenditure on the development of the production process meets the recognition criteria on July 1. The record of expenditure shows that out of total 1 crore 70 was incurred during July to September. Recognition criteria on July 1. X Limited publishes financial statement quarterly. How X Limited should account for the development expenditure? सीधी बात है, 1 करोड़ में से जो 70,000 है जो इनकर हुए जुलाई टू सितंबर में, वो कैपिटलाइज होंगे इंटेंजिबल एसेट, और जो 30,000 है उसको एक्सपेंस मानेंगे इन द फर्स्ट क्वार्टर। सो जुलाई अगस्त सितंबर में जो एक्सपेंडिचर किया है 70 लाख का, वो कैपिटलाइज। अप्रैल मई जून में जो एक्सपेंडिचर किया है फर्स्ट क्वार्टर में 30,000 का, वो एक्सपेंस ऑफ करेंगे, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस नीड्स अ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1 जुलाई। उसके बाद के जो भी खर्चे वो पूरे के पूरे कैपिटलाइज, उसके पहले के जो भी खर्चे वो पूरे के पूरे पेड। चलिए, इतने क्वेश्चंस हो गए। अब बस गिनती के बचे हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18, 19 कहां से लिए गए क्वेश्चन है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आईसीए के मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहां से लिया है मैंने? सीए सिंगापुर टेक्स्ट बुक, सिंगापुर का जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी टेक्स्ट बुक से लिया है क्वेश्चन। इसमें मुझे एक छोटा सा करेक्शन भी आपको करवाना है, हल्का सा एक करेक्शन करवाना है। और दूसरा मैंने क्वेश्चन कहां से लिया है? दूसरा मैंने लिया है आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 22 इशू 4। सर ये क्या होता है आईटीएफजी? इंड एज ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप। बेसिकली ये है कि बहुत सारे आइडेंटिटीज जो रियली में जो लिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, जो इंडियस अप्लाई कर रही है, अगर उनको इंडियस अप्लाई करते वक्त कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आईसीआई को अपना क्वेश्चन भेजते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आईसीआई से क्वेश्चन भेजने के, आईसीआई से क्वेश्चन पूछने के लिए, आईसीआई से क्वेश्चन का ट्रीटमेंट पूछने के लिए कि बताइए हमारा ये, हम इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली, इसका क्या होगा, आईसीआई उसके पैसे चार्ज करता है, ठीक है। रिकमेंड कर मतलब कंसल्टेंसी बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि आईसीआई उसकी कंसल्टेंसी चार्ज करता है। तो आईसीआई के पास जैसे ही जितने ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो आईसीआई उनके आंसर करता है। इस बीच आईसीआई क्या कर देता है, उस टाइप के क्वेश्चंस जैसे ही आईसीआई के पास आ जाते हैं तो उसके बेसिस पे वो अपना एक उसका एक जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन बैंक रहता है, वो उसके वो अपना एक क्वेश्चन बैंक डेवलप कर देता है। तो उसके बेसिस पे वो अलग से एक बुकलेट निकालता है। मेरे पास वो बुकलेट अभी दिख रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बुक दिख रही होगी, पूरी तरीके से शायद आपको ना दिख रही हो क्योंकि थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। ये बुक आपको, हाँ यहां से दिख रही है, इतनी पतली सी बुकलेट है। इस बुकलेट का नाम है कंपेंडियम ऑफ आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन बुलेटिन्स। इसमें इंडियस वाइज इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस रियल लाइफ में उनसे पूछे गए थे, उनको उन्होंने कंपाइल करके इसमें डाल दिए कि भाई देखो आपके रेडी रेफरेंस के लिए है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने इशू फेस किए थे, हमने उन पे अपना क्या रिकमेंडेशन दिया था, क्या रिस्पॉन्स दिया था, आप ये देख लीजिए। हालांकि इंस्टीट्यूट ये भी कहता है कि जो हम आपको रिकमेंड दे रहे हैं, जो हम आपको अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि एक्ट की लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं कि वो एक्ट का आंसर है, वो हमारा एक अपना रिकमेंडेशन है, आप फॉलो करिए, आप फॉलो नहीं करिए, आपकी मर्जी। तो क्या होता है कि मैंने क्या किया, ये बुकलेट जो है, ये बुकलेट थोड़ी सी पुरानी है, ये बुकलेट थोड़ी सी पुरानी है, बेसिकली ये 2018 की बुकलेट है। तो इसमें 18 के बाद 19, 20, 21, इसमें कई सारे, जब तक मैंने बुक को डेवलप किया, अपनी बुक को डेवलप किया, तब तक तो 2-3 साल और हो गए। तो मैंने क्या किया, यही बुकलेट जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल रहती है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है आराम से। तो उसके जो आगे का जो भी अपडेशन था वो मैंने सॉफ्ट कॉपी में लेके यहाँ पर डाल दिया। तो ये एक क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है। चलिए बात करते हैं दोनों क्वेश्चन की। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो मैंने इस क्वेश्चन में एग्जाम लिखवा लिया है, मतलब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है। भारत स्टील लिमिटेड डेवलप्स, मैंने भारत नाम दिया है, सिंगापुर वाला क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि उसमें ओरिजिनली भारत नाम दिया हो, मैंने किसी किसी में नाम चेंज किए हैं, कहीं कहीं नाम चेंज नहीं किए। भारत स्टील लिमिटेड डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स एक्सोटिक कटलरी एंड हैज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। भारत स्टील लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके ये 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड 1 जनवरी। अच्छा याद रखिएगा 1 जनवरी ब्रॉट फॉरवर्ड 1 जनवरी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि सिंगापुर में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही कैलेंडर ईयर होता है, मतलब सिंगापुर में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी मतलब ओपनिंग में उनके कुछ डेफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं 280, 2 और 450, 3 और 4 वाले प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे पिछले साल। तो बेसिकली ओपनिंग दिख रहा है डेफर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, दैट मींस उन्होंने कैपिटलाइज किया है। आगे कह रहा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी वेजेस प्रोजेक्ट 1 में हमने सैलरी वेजेस दिया, प्रोजेक्ट 3 और 4 में भी दिया, 2 में नहीं दिया। ओवरहेड कॉस्ट का एक्सपेंडिचर किया, मटेरियल एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर किया, पेटेंट और लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया और मार्केट रिसर्च भी किया। ठीक है, ये 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? इस टाइप का क्वेश्चन मुझे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं नहीं दिखा, ना मुझे आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स में दिखा, तो आई थॉट कि यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा अलग टाइप का है, हालांकि इतना टफ नहीं है, इतना थोड़ा बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का लगा, तो मुझे लगा कि लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की एक मेंटेलिटी होती है, जिस टाइप का क्वेश्चन देख के जाते हैं ना एग्जाम में, भले फिगर्स बदल के आ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइंस आ जाए, बच्चा कर लेता है। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उस टाइप का, उसके आसपास का छोड़ो, दूर दूर तक का उसके जैसा कोई क्वेश्चन उन्होंने देखा भी नहीं था, तो एग्जाम में वो थोड़ा सा उसका हल्का सा कॉन्फिडेंस गिरता है। किसी किसी का गिरता है, किसी किसी का नहीं गिरता है, किसी किसी का ज्यादा गिरता है। तो इसीलिए आई थॉट कि यार क्यों ना मैं ऐसा कवर कर लूं। डेफर्ड, अब ये बता रहा है कि जो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, deferred development expenditure relates to the expenditure which has been incurred and which has met the criteria for recognition as an intangible asset। मतलब ये कह रहा है कि जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 280 और 450 का, वो लास्ट ईयर में हमने कैपिटलाइज किया था क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। अब हम प्रोजेक्ट वाइज बात करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1, ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू बी हाईली प्रॉफिटेबल बट दिस इज नाउ इन डाउट। लास्ट ईयर में जब हमने इसको कैपिटलाइज किया था, ऑब्वियसली कैपिटलाइज यही सोच के किया था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, हाईली प्रॉफिटेबल लग रहा था, बट नाउ दिस इज इन डाउट सिंस द साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट इज नाउ बिहाइंड द शेड्यूल। साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, जिसकी जो टीम है वो बहुत ही पीछे चल रही है, with the result that competitors are gaining ground। और इससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स को बहुत फायदा मिल रहा है। अब हम ये हमारी ये डाउट सिचुएशन पे, जैसे ही आ गया डाउट सिचुएशन में, तो भाई साहब जो करंट ईयर में हम इसको क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे? लास्ट ईयर तो हमने इसको बुक किया था एज एन इंटेंजिबल एसेट, और करंट ईयर में हमने इसके एक्सपेंडिचर भी किए थे। करंट ईयर में हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस और लास्ट ईयर का जो कैपिटलाइज किया था करंट ईयर में, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे। आप जानते हो राइट ऑफ कितना करेंगे? 280 प्लस 35 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, मतलब 321 पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे इन द करंट ईयर। व्हाई? बिकॉज जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल कैपिटलाइज किया था ये सोच के कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, बट अब डाउट में है, तो अब हम इसको राइट ऑफ कर देंगे आज ही के दिन। तो प्रोजेक्ट 1, इंटायर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ओपनिंग शैल बी रिटन ऑफ। इंटायर एक्सपेंडिचर including opening shall be written off in current year। आई बात समझ में? प्रोजेक्ट 2, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। अब ध्यान से आप प्रोजेक्ट 2 को देखिए। प्रोजेक्ट 2 का ओपनिंग दिख रहा होगा, बट ड्यूरिंग द ईयर कोई एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है। आई थिंक ड्यूरिंग द ईयर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट 2 पिछले साल ही कंप्लीट हो गया था, और ये यही बोल रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, मतलब वो डेवलप हो चुका है, अब हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सेल्स पहले साल 20,000 इन द यूनिट 20,000 यूनिट्स का हुआ। फ्यूचर का सेल एक्सपेक्टेड है 30, 60, 40, 30।
देयर आर नो सेल्स एक्सपेक्टेड आफ्टर 2016। साफ साफ दिख रहा है कि ये कैपिटलाइज हो चुका था, अब इसका अमोर्टाइजेशन का टाइम आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फिलहाल मैं शॉर्ट समरी लिखवा रहा हूं, ऊपर आप ये कर सकते हो शॉर्ट समरी। यहां लिखेंगे शैल बी amortize over 5 years in proportion of future economic benefits और SLM। हम जानते हैं ना कि भाई इंडिया 38 के अकॉर्डिंग, पर सर यहाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ, पर फिर भी मैंने लिख दिया एसएलएम क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इसमें एक करेक्शन करवाना है, इसीलिए लिखवाया है। अच्छा, प्रोजेक्ट 3 दीज कॉस्ट। प्रोजेक्ट 3 क्या था? प्रोजेक्ट 3 का ओपनिंग कुछ भी नहीं था, मतलब हमने करंट ईयर में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। सैलरी, वेजेस, मटेरियल्स एंड सर्विसेज, मार्केट रिसर्च। बेटा मार्केट रिसर्च तो डेफिनेटली आपका पीएनएल में जाएगा, कुछ भी हो जाए आपका पीएनएल में जाएगा। बाकी सैलरी, वेजेस और मटेरियल सर्विस देखते हैं। These costs relate to a new project which meets the criteria for deferral of expenditure and which is expected to last for 3 years। ये जो थर्ड वाला प्रोजेक्ट है उसमें से 2 लाख रुपीस का 2 रुपीस मतलब रुपीस इन क्या है वो छोड़ दो, इधर कर दो इन क्रोर्स। चलो, तो जो 2 करोड़ रुपीस का जो एक्सपेंडिचर है वो मार्केट रिसर्च का है, वो तो शॉर्ट पीरियड में जाएगा। बाकी 60 और 11 को हम डेफर करेंगे, डेफर मतलब कैपिटलाइज करेंगे। और ये कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट पे अभी काम डेवलपमेंट अभी 3 साल और चलेगा। तो हम यहां पर शॉर्ट समरी क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मार्केट रिसर्च ऑफ 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ P&L, अदर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज 71 since recognition criteria फुलफिल्ड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, इसीलिए करेंगे। ये शॉर्ट समरी लिखवा रहा हूं, ये शॉर्ट समरी आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लास्ट, प्रोजेक्ट 4 is another new project which is now observed as non-profitable and entity may discontinue it। ओहो, प्रोजेक्ट 4 पे खर्चा तो किया पर इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो ठीक है। entire expenditure shall be expensed off in P&L, क्योंकि इससे कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चारों प्रोजेक्ट की समरी आ गई आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज पॉलिसी इज टू डेफर द डेवलपमेंट कॉस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय इंड AS 38। एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड इज रिटर्न ऑफ इवनली ओवर द एक्सपेक्टेड सेल्स लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। बस यहीं पर इसमें लिखा है इवनली, इसीलिए कुछ गड़बड़ है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या गड़बड़ है, मैं आपको सब बता रहा हूं। ये बोल रहा है जिस एक्सपेंडिचर को आप इंटेंजिबल मानोगे आप उसको अमोर्टाइज करोगे, राइट ऑफ करोगे एसएलएम बेसिस पर, इवनली मतलब एसएलएम बेसिस पर सर ऊपर वो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए हुए हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हो सकता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए होने के बाद भी एंटिटी को लग रहा है कि यार बेहतर होगा कि हम एसएलएम ही करें, और वो बोल रहा है साफ साफ कि एसएलएम। Required. Show how the above project should be treated in the financial statements of Bharat Steel Limited for the year ended 31st December in accordance with the best accounting practices। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट 2 की बात करते हैं जो थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल ये नहीं है कि वो कैपिटलाइज होगा कि नहीं, प्रोजेक्ट 2 कैपिटलाइज होगा। डाउटफुल ये है कि अमोर्टाइज कैसे होगा, एफईबी के प्रोपोर्शन में कि एसएलएम में। अगर क्वेश्चन में इवनली नहीं लिखा होता तो श्योर शॉर्ट वो एफईबी के प्रपोर्शन में ही होता। अब एफईबी मतलब
एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन यूनिट्स भी दिया हुआ है, पर ये बोल रहा है एसएलएम, तो हमें कायदे से एसएलएम फॉलो करना चाहिए। अगर एसएलएम फॉलो करना चाहिए तो आइए मैं आपको एक वर्किंग जो दिखा रहा हूं, ये वाली वर्किंग जो है इसको ठीक कर दीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड 450 है प्रोजेक्ट 2 का, करंट ईयर में कोई एक्सपेंस नहीं है। जो अमोटाइज है वो 50 नहीं आएगा, एक्चुअली यहां पर 50 नहीं आएगा, मैंने आंसर बदला है, 50 नहीं आना चाहिए, 50 की जगह पर आना चाहिए क्या, 450 डिवाइड बाय 5, मतलब यहां 90 आना चाहिए। तो 450 में से 90 गया तो यहां 360 आना चाहिए, जो कि कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो सर ये उनके बुक में ही गलत था क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने ये क्वेश्चन आंसर वहां से कॉपी किया ना, तो उनका आंसर यहां पर 360 और 90 करके ही था। गलती मेरी है, 360 90 करके ही था, और मेरा ध्यान इधर एसएलएम पे गया ही नहीं, इवनली पे गया ही नहीं, मेरा ध्यान गया ऊपर के एफईबीज पर, जो कि आमतौर पर ऐसा ही दिख रहा है एफईबी। तो मैंने बोला यार एफईबी से तो इसमें इन्होंने ऐसा क्यों किया है, 90 क्यों अमोटाइज किया, ये तो गलत है, डिवाइड बाय 5 क्यों किया है, तो मैंने अमोटाइज किया एफईबी के प्रोपोर्शन में, क्योंकि अगर आप एफईबी के प्रोपोर्शन में करोगे तो मैं आपको बता देता हूं 20 प्लस एक्सपेक्टेड है 30, 60, 40 और 30, टोटल 180। तो अगर आप 450 को 20/180 करोगे, ये आपका 50 आएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां मैंने 50 लिख दिया, पर बाद में मेरा ध्यान आया, क्लास लेने से पहले मैंने जब इसको पढ़ा, ऑब्वियसली क्लास लेने से पहले मैं पढ़ता हूं, पहले मैं देखता हूं कि हाँ यार क्या क्या मुझे आज पढ़ाना है, ऐसे ही मैं बस 5 से 10 मिनट रिव्यू कर लेता हूं कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरा ध्यान गया, अच्छा हाँ यार इसमें इवनली लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर करेक्शन करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करेक्शन करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी आप वर्किंग नोट देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड 280 है, सारे खर्चे पूरा का पूरा राइट ऑफ किया, कैरी फॉरवर्ड आपका 0, कैरी फॉरवर्ड 0, 321 हमने राइट ऑफ कर दिया। क्या लिखा है इधर, इंटायर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ओपनिंग शैल बी रिटन ऑफ, 321 हो रहा होगा, 280, 35, 2, 3, 1, 321। प्रोजेक्ट नंबर 2 भी था डन। प्रोजेक्ट नंबर 3 के बारे में हमने क्या समझ लिखी थी, मार्केट रिसर्च ऑफ 2 करोड़ P&L, अदर डेवलपमेंट कॉस्ट 71 टू बी कैपिटलाइज। हाँ तो देखो 71 कैपिटलाइज होगा, 71 कैपिटलाइज होगा। सर अमोटाइज में 2 नहीं लिखा है, क्योंकि अमोटाइज में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिसर्च कहीं नहीं आ रही है, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के नीचे या कैरी फॉरवर्ड के ऊपर अगर मार्केट रिसर्च आता तो हम दिखा देते कि 2 रुपीज का P&L में क्या है। तो अल्टीमेटली आपका 71 कैपिटलाइज हुआ, वो सही है, P&L में 2 रुपए जाएगा अलग से। और फोर्थ वाला प्रोजेक्ट बोल रहा था भाई इंटायर शैल बी एक्सपेंस्ड ऑफ, तो पूरा का पूरा देखो आपका एक्सपेंस ऑफ किया गया है 27। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो सिर्फ आपका ये 360 और आपका ये 71, तो 360 और 71 आपके ये दो प्रोजेक्ट्स का कैरिंग अमाउंट दिख रहा होगा 431 बैलेंस शीट में। तो इसीलिए बैलेंस शीट में आपका 431 दिख रहा है इंटेंजिबल असेट। अच्छा नीचे ऊपर लिखा हुआ रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो मैं इधर बोल देता हूं भाई रुपीज इन थाउजेंड्स है। तो आपका ये 431 दिख रहा है इंटेंजिबल असेट डेवलपमेंट कॉस्ट का नोट नंबर 2। ये समरी जैसे मैंने लिखी थी वैसे के वैसे समरी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ एज इनकर्ड except that development costs incurred on individual project are carry forward when their future recoverability can be foreseen with the reasonable assurance। बोल रहा है रिसर्च कॉस्ट को तो P&L में ले जाना चाहिए, डेवलपमेंट को भी P&L में ले जाना चाहिए। हाँ अगर मान लो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिख रहा है तो आप उसको कैपिटलाइज करो। एनी एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड इज अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ सेल्स फ्रॉम द रिलेटेड प्रोजेक्ट, दैट्स इट। यहां क्या बताया, यहां बताया कि भाई देखो आपका ओपनिंग कुल मिला के टोटल 730 था। कैसे था 730, इन दोनों का टोटल 280 प्लस 450, 730 था। हाँ सर 730 था। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग 2000, मतलब पूरे साल भर में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने कितने हुए, तो देखो एक तो हमने ये किए 35, 231, 41 का, एक तो हमने ये किया 71 का, और एक तो हमने ये किया 2 + 3 + 4 27। सर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मार्केट एक्सपेंडिचर है। तो 41, 71, 27, 41, 71, 27, तो 139 आपने किया।
तो 730 प्लस 139 आपका और हो गया, ठीक है। फिर अमोटाइज कितना हुआ, 90 आपका अमोटाइज हुआ, ये वाला 90 आपका अमोटाइज हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2012। राइट ऑफ कौन कौन से किया आपने, राइट ऑफ किया आपने 321 और 27, तो 348। ये माइनस नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, तो 730 प्लस 139 माइनस 90 348, तो 431 बच रहा है। ब्रैकेट हटा दिया आपने, 431 बच रहा है। अलग से चाहो तो लिख सकते हो मार्केट रिसर्च का, जैसे हमने समरी में लिखा है कि वो पीएनएल में जाएगा। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। कुछ खास था क्या इसमें, कुछ खास नहीं था। हाँ, बस ये था कि अगर इवनली नहीं लिखा होता तो हम इन प्रपोर्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न के कंजम्पशन में करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न में उसको अपोर्शन करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं, आईटीएफजी जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं, मोर ओवर वो एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है। मोर ओवर नॉलेज बेस्ड ज्यादा होती है, और मैंने सारे के सारे आईटीएफजी क्लैरिफिकेशंस कवर नहीं किए, कवर करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक बुकलेट ही दिखा दी, इतनी मोटी बुकलेट। कितने पेजेस की बुकलेट है, 200 पेजेस की बुकलेट है, 199 लिखा है। तो और अब, और ये तो 2018 का एडिशन है, अब तो ये 200 की जगह 300 हो गया होगा। 300 पेजेस की बुकलेट अलग से ही करवाई जा सकती है। मैंने सिर्फ सिलेक्टेड आईटीएफजी क्लैरिफिकेशंस लिए हैं ताकि आपकी नॉलेज इनहैंस हो सके। जरूरी नहीं कि आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन आपके एग्जाम में आए, 10% से भी कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन पूछा जाए, बट फिर भी क्या पता पूछ गया। और पूछना नहीं पूछना एक अलग चीज है यार, हम रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, हमारा हक बनता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करें। ये एक्स्ट्रा नॉलेज फास्ट ट्रैक में, बूस्टर में नहीं दी जा सकती है, रिवीजन में नहीं दी जा सकती है, तो इसलिए जरूरी है मेरे को इसको कवर करना। ABC Limited is a pharmaceutical company. As a part of its sale promotion activity, it distributes gifts, mobile phones, decorative items, and the like. एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है गिफ्ट, किसको, along with its product catalog to doctors to encourage them to prescribe medicines manufactured by it. आहा, MR याद होगा आपको, आप जाते हो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाने बुखार वगैरह, तो वहां 2-4 लोग बिल्कुल मस्त टाई वाई पहन के मस्त बैठे रहते हैं, है ना, मस्त बिल्कुल तरीके से बैठे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कभी कभी जब छोटे बच्चों को होता है तो हमें लगता है यार ये बुखार है, इसकी तबीयत खराब है, तो ये टाई क्यों पहन के आए हैं। उनके साइड में एक बैग होता है, बढ़िया टिप टॉप होते हैं उनके शूज वगैरह, बढ़िया मस्त बैठे रहते हैं। हमें लगता था यार ये बीमार है, तो ये बीमार होके भी टाई और शू पहन के आए, हम तो ऐसे दिख रहे हैं गरीब टाइप। बेसिकली वो दिखाने नहीं आते थे डॉक्टर को, वो डॉक्टर को मिलने आते थे कि सर ये हमारी कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट मतलब नई मेडिसिन बनाई है, आप ये मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दीजिए। मतलब वो अपना प्रोडक्ट का कैंपेनिंग करने आते हैं, प्रमोशन करने आते हैं। उसके अब डॉक्टर को कैसे मनाया जाए, डॉक्टर को मनाने के लिए फिर वो क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर लोग तो बाहर से ही भगा देते हैं एमआर वगैरह को, बहुत सारे डॉक्टर लोग बुलाते हैं, फिर कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, व्हाटएवर। अब डॉक्टर को कैसे मनाया जाए, तो डॉक्टर को गिफ्ट दिए जाते हैं, मोबाइल फोन्स, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स, या उनको कोई भी ट्रिप वगैरह, ठीक है ना, उनको कमीशन वगैरह, आजकल इस तरीके से होता है। तो डॉक्टर्स को गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि डॉक्टर आपके वाले कंपनी का टैबलेट रिकमेंड करे पेशेंट्स को। तो ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारा एक्सपेंडिचर बियर करती है गिफ्ट्स देने में, डॉक्टर्स को गिफ्ट देने में, अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट कैटलॉग इन द सेंस कि जैसे हमने मेडिसिन, हमने सैंपल दे दी डॉक्टर्स को कि आप देखे तो देखो एक बार, समझो, ठीक है ना, कैलेंडर दे दिया, सैंपल दे दिया, बहुत सारे कैटलॉग दे दिए, ठीक है ना। नो कंडीशंस आर अटैच्ड विद द आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट, और कोई कंडीशन नहीं होती कि मतलब आपको ये बेचना ही पड़ेगा, बेचो तो बेचो, नहीं बेचो तो कोई बात नहीं, और हम आपको फ्री में दे रहे हैं आपको ये गिफ्ट्स वगैरह। Would the distribution of gifts to doctors be covered by Ind AS 115? सर 115 कहां से आया, हम तो Ind AS 38 पढ़ रहे हैं। 115 का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन गिफ्ट में दे रहे, डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, क्या हम इसको अपना रेवेन्यू ट्रीट करें क्या? इफ नॉट, हाउ शुड द सेम बी अकाउंटेड फॉर बाय ABC?
जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इतने सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रोडक्ट कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सैंपल दे रही है, क्या हम इसको अपने रेवेन्यू का हिस्सा माने? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंड एस 115 का मैं आपको एक छोटा सा आपको उसका इंट्रो दे देता हूं। इंड एस 115 कहता है कि रेवेन्यू बुक करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि जो आप दे रहे हो, जो आप आउटफ्लो दे रहे हो, जो आपका आउटपुट है, क्या वो आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है? मतलब जो आप मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहे हो, क्या जो आप कैलेंडर्स वगैरह दे रहे हो, क्या यही आपका बिजनेस का आउटपुट है? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस का आउटपुट तो आपका ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग और उसका सेलिंग है, मतलब मेडिसिन है। क्या आप गिफ्ट में जो चीज दे रहे हो वही आपका बिजनेस का आउटपुट है क्या? बिजनेस का आउटपुट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? द आंसर इज नहीं। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आप उसको रेवेन्यू का हिस्सा नहीं मान सकते हो, पहली बात तो। और इससे आपको रेवेन्यू होगा कि नहीं होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि आप डॉक्टर को गिफ्ट दे रहे हो, आगे चल के डॉक्टर आपका वो टेबलेट दे ना दे, कांट से। सो बेसिकली इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड एस 115। तो इट विल बी कवर्ड एज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और जो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहां कवर होते हैं? आपके इंड एस 38 में। आपको याद होगा मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि इंड एस 38 कवर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट, जिसमें गुडविल थी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, ट्रेनिंग कॉस्ट था, याद है कि नहीं? तो ये ITFG क्लैरिफिकेशन में पूछा गया था। क्या बोला गया था? इन द गिवन केस गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड by ABC to doctors as a part of sales promotion activities without there being an agreement between ABC and the doctors creating enforceable right। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, हम तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर्स टू हुम, अच्छा और दूसरी बात, हम डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स को, हम क्या पेशेंट को दे रहे हैं क्या? नहीं। अब एक बात बताइए, क्या डॉक्टर हमारा कस्टमर है क्या? नहीं। तो बेसिकली रेवेन्यू कैसे बुक कर सकते हैं जब हम अपने कस्टमर को ही कुछ नहीं दे रहे हैं? मतलब डॉक्टर इज नॉट आवर कस्टमर ना, और हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डॉक्टर को दे रहे हैं, डॉक्टर हमारा कस्टमर तो है नहीं, तो इट इज नॉट आवर रेवेन्यू। डॉक्टर टू हुम गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट कस्टमर्स। डॉक्टर्स जो है वो हमारे कस्टमर्स नहीं है। They have not contracted with it to obtain goods and services in exchange for consideration। डॉक्टर आपको उसके बदले क्या दे रहा है? ठीक है, आपको रिकॉग्निशन दे रहा होगा, आपकी वो दवाइयां बेचेगा, पर क्या उसके लिए उसने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या? नहीं। The items distributed with gifts are not an output of ABC। जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आइटम हम गिफ्ट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, क्या हम उसी आइटम को मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? क्या हमारे वही आइटम्स हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी का आउटपुट है क्या? हम उसी प्रोडक्ट में डील करते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम तो वो कहीं से खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स टू डॉक्टर्स डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ इंड एस 115। अब ये क्वेरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पूछी होगी आईसीआई से, तो आईसीआई ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि नहीं 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 नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के बहुत सारे बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन सब में, डॉक्टर्स गिफ्ट में। Items acquired by ABC to distribute as a gift as a part of sales promotion activities have no other purpose than to undertake those activities। In other words, only benefit of those items for ABC is to develop and create brand। बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना हम गिफ्ट्स वगैरह, बस हम अपना ब्रांड बना रहे हैं। एक बार ब्रांड बन जाएगा उसके बाद हम ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसके बाद तो डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करेगा अगर हमें हमारी दवाइयों में इतनी अच्छी खासी शक्ति होगी तो। सो India 38 requires an entity to recognize expenditure on such items as an expense when the entity has the right to access those goods। States that entity has right to access goods when it owns them, otherwise has a right to access them regardless of whether it is distributed। तो सीधा आंसर क्या है? In view of the above, ABC Limited should recognize the expenditure on the items to be distributed gifts as an expense। As an expense when it owns those items। जैसे ही ABC Limited जब उन आइटम्स को खरीद रहा है at the time of purchase, immediately charges expense, और otherwise has a right to access them regardless of whether it distributes the item to doctor। चाहे तुम अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चाहे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, once you have acquired those mobile phones catalogs and all, जब जैसे ही तुम खरीद रहे हो पूरा का पूरा एक्सपेंस ऑफ करो, चाहे तुम डिस्ट्रीब्यूट आगे करो चाहे नहीं करो, तुम्हारा तो खर्चा हो गया, तुमने प्रमोशन के लिए एक्टिविटी की है। तो ये एक ITFG क्लैरिफिकेशन था। आई थॉट कि ये बहुत
रियल लाइफ में होता है ऐसा, तो मुझे लगा कि ये चीज आपको बताना जरूरी है। चलिए, तो कुल मिला के हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ये मैंने ITFG क्लैरिफिकेशन को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर अप किया था। इस चैप्टर में हमने ITFG क्लैरिफिकेशन देखा, सिंगापुर का एक क्वेश्चन देखा, हमने कोविड-19 FAQ देखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। आई थिंक वी हैव कवर्ड इंटायर टॉपिक थॉरोली, पूरा अच्छे से कर लिया, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए टिक लगवाए हैं या जनरली आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं या फिर डबल स्टार लगवाए हैं, तो वो प्लीज एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। सर न्यू टॉपिक क्या होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ न्यू टॉपिक क्या होगा। बेटा इंडेक्स पे आ जाते हैं, हमने इंडेक्स 38 भी निपटा लिया। न्यू टॉपिक है वैसे तो हमारा बेसिकली 116 लीजेस। मैं देखता हूं अगली क्लास में मुझे 116 करवाना है या फिर इंडेक्स 40 करवाना है, जैसा भी होगा मैं देख लूंगा, क्योंकि इंडेक्स 40 बहुत ही छोटा है। हालांकि इंडेक्स 40 मुझे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स 40 में 116 लीजेस की बातें आएंगी। नहीं, मैं इंडेक्स 40 नहीं करवाऊंगा, तो रुक जाओ। इंडेक्स टू इन्वेंट्री अगली क्लास में, या तो ये लीजेस या तो इन्वेंट्री। लीजेस का मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि लीजेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना बड़ा टॉपिक है उतना उसका वेटेज नहीं है। नो डाउट टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर आपको इंडेस 12 डेफर्ड टैक्सेस पढ़ने में मजा आया था तो नो डाउट टॉपिक बहुत बड़ा है, इंडेस 12 से भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट उसका जो वेटेज है वो है हाईएस्ट 8 मार्क्स। इतना बड़ा टॉपिक होने के बाद भी वेटेज 8 मार्क्स होना, तो थोड़ा सा लगता है अरे यार इतना ज्यादा दिन दिए हमने, क्योंकि इट एक्चुअली विल टेक टाइम। मैंने जो लास्ट क्लास ली थी इसकी, उसमें मुझे 5 क्लासेस लग गई थी लीजेस को कंप्लीट करने में। इस बार मुझे लगता है बल्कि उससे ज्यादा लगनी चाहिए, मैं आई पर्सनली बिलीव। और 5 क्लासेस भी 3 घंटे की नहीं लगी थी, 5 क्लासेस ऑन एन एवरेज 3.5-4 घंटे की क्लासेस लगी थी। तो ऑन एन एवरेज मैंने 20 आवर्स के आसपास का वो हुआ था लीजेस का, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 क्लासेस। जो ये इंडेस 116 लीजेस वाला है ना, इट विल टेक एटलीस्ट 6 क्लासेस, तो मिनिमम ये लेगा 6 से 7 क्लासेस। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि उससे पहले मैं इंडेस टू इन्वेंट्री करवा दूं, क्योंकि वो 2 क्लासेस लगभग में कवर अप हो जाएगा 2 क्लासेस में। फिर भी जैसा भी होगा मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।